हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग एडुटेरिया का करंट अफेयर्स देख रहे थे, तो इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। आप लोग बताते नहीं हो कैसा लग रहा है सीरीज, इसको कंटिन्यू रखा जाए, थोड़ा और ड्यूरेशन बढ़ाया जाए। ओके, तो बताया करो ताकि इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सके। ओके, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, और एक जो इस करंट अफेयर्स वीडियो को देखते हैं, मैं PYQs का 70th का डिस्कशन करा चुका हूँ, जहाँ पे ट्रिक्स एंड टेक्निक, कॉमन सेंस से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे स्टेटमेंट को एलिमिनेट किया जाता है, जाके देखो वहाँ पे, बहुत ही अच्छा वीडियो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। ओके, तो ये पहला हम लोग का जो पॉइंट है वो क्या है, द वक्फ अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो ये जो है ना, एक्चुअली अभी तो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, तो ये अभी पास नहीं हुआ पार्लियामेंट में, शायद ये विंटर सेशन में पास हो पाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता जब तक कोई बिल एक्ट न बन जाए, जब तक कोई बिल एक्ट न बन जाए तब तक क्या होगा, तब तक वो इम्पॉर्टेंट नहीं रख होता है। ठीक है, फिर भी एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं ताकि आप लोग को फोमो ना हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, बिल इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। ठीक है, और कौन सा एक्ट कमेंट करेगा, वक्फ एक्ट जो है 1995 का। तो इस्लामिक बिलीफ में ना, जो भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, और कोई भी मान लो कि अपने डेथ से पहले या जो भी डोनेट कर देते हैं, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो उसको क्या बोला जाता है, वक्फ बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या क्या चेंजेज हुआ, थोड़ा सा एक बार क्विक देख लेते हैं। ठीक है, बिल को पहले तो रीनेम किया गया, यूनाइटेड वर्क मैनेजमेंट एम्पावर एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। उसके बाद क्या है कि बिल वही पर्सन जो है वो वक्फ के लिए मतलब डिक्लेयर कर सकता है प्रॉपर्टी को, जो 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है। देखो, हुआ क्या था ना कि जब हमारी मतलब देश आज़ाद हुई थी, तो उस समय ना बहुत सारे मुस्लिम थे जो यहाँ से छोड़ के पाकिस्तान चले गए, तो और बहुत सारे सिख भी थे। तो उससे जो भी उनका लैंड था ना, तो उसको ना वक्फ बोर्ड जो है यहाँ का, वो उसको उस लैंड को वक्फ में ले आया। ओके, तो वक्फ जो है ना, वो अभी इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट लैंड लॉर्ड्स बोल सकते हो इनको। मतलब रेलवे और किसके बाद, रेलवे और आर्मी के बाद इनके पास तीसरा सबसे ज़्यादा ज़मीन है। तो इन्हीं को देखते हुए, यही सबको देखते हुए गवर्नमेंट जो है वो इसको रेगुलेट करना चाह रही है। और क्या क्या प्रोविज़न है एक बार हम लोग देख लेते हैं। ओके, सेक्शन 40 ऑफ द वक्फ एक्ट जो है वो बोलता था कि जो भी वक्फ मैनेज जो है बोर्ड है, वही डिक्लेयर करेगी कि कौन सा लैंड वक्फ का होगा या क्या होगा। ओके, तो देखो, बिल यही बोलता है कि कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो जिसको वक्फ बोला जाता है वो सीज हो जाएगा, और जो कलेक्टर है उस एरिया के, वही डिटरमाइन करेंगे ऑनरशिप इन द केस ऑफ अनसर्टेनिटी। ओके, यही था। और क्या है, देखो, अर्लियर सर्वे कमिश्नर होता था, एडिशनल कमिश्नर होता था टू सर्वे द वक्फ, लेकिन अभी कलेक्टर को एम्पावर किया गया। ओके, अब देखो, द सेंट्रल वक्फ काउंसिल विल प्रोवाइड 2 मेंबर, मस्ट बी नॉन मुस्लिम। ओके, नॉन मुस्लिम भी होना चाहिए, MPs होना चाहिए, फॉर्मर जजेज होना चाहिए। ठीक है, कौन सा, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। ओके, और 2 वोमेन होने चाहिए, मुस्लिम मेंबर भी होना चाहिए। और वक्फ बोर्ड में है ना, वो क्या, एटलीस्ट 1 मेंबर इच फ्रॉम सियाज, जो और सुन्नी, पता होगा ना, सियाज सुन्नी मुस्लिम के ये होते हैं, मतलब उन लोग में भी 2-3 भाग में डिवाइडेड है। ओके, और एक बैकवर्ड क्लासेज ऑफ मुस्लिम का होना चाहिए। इट मस्ट ऑल्सो हैव 1 मेंबर इच फ्रॉम बोहरा और आगा खानी कम्युनिटीज। ओके, नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। अब देखो, ये ट्रिब्यूनल्स में का ऑर्डर के बाद ना, ठीक है, कोई भी जो चीज़ है वो अपील किया जा सकता है हाई कोर्ट में। ठीक है, और क्या क्या है, बिल इम्पावर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रूल बनाने के लिए, रजिस्ट्रेशन, पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ वक्फ, पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ वक्फ बोर्ड, और कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है, कैग को जो बिल है एम्पावर करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि गेट्स अकाउंट ऑफ वर्क ऑडिटेड बाई कैग। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का आर्टिकल कौन सा है,
तो ये आर्टिकल 148 हो जाएगा। ओके, आप लोग बताओगे एडवोकेट जनरल का कौन सा होता है। ओके, तो और एक इम्पॉर्टेंट वाली बात है, मैंने जैसे बताया थर्ड लार्जेस्ट लैंड है इनके पास, देख रहे हो। और आर्म फोर्स और इंडियन रेलवेज के बाद जीपीसी फॉर्म किया गया है इन द चेयरमैनशिप ऑफ जगदम्बिका पाल, जो कि बिल को रिव्यू करेंगे। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। देखो ये बीएनएस है ना, बेसिकली देखो तीन चीज़ में, एक आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में और इंडियन एविडेंस एक्ट में, तीनों में ना ये किया गया, अमेंडमेंट किया गया। और मतलब अमेंडमेंट क्या किया गया है, इसको पूरा चेंज ही कर दिया गया, नाम ही चेंज कर दिया गया। ओके, वन इज़ द भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, तो और दूसरा इज भारतीय न्याय सुरक्षा अधिनियम, और थर्ड वन इज क्या, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2020 में ही कॉन्स्टिट्यूट करती है कमेटी, प्रोफेसर रणवीर सिंह के नेतृत्व में, फॉर्मर वाइस चांसलर थे कहाँ के, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU के, और किसके लिए, ये तीन कोडों को रिव्यू करने के लिए। ओके, तो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। 1 जुलाई, ये इंपॉर्टेंट है चीज़ को, डेट याद रखना कि 1 जुलाई 2024 से फोर्स में आती है, ठीक है। और क्या रिप्लेस करेगी ये, इंडियन पीनल कोड 8060 को बता दिया। क्रिमिनल वाला क्या था, क्रिमिनल वाला नागरिक सुरक्षा, अब क्रिमिनल से ही सुरक्षा होगा ना, तो ऐसे याद कर लेना। ओके, 1973, ठीक है, ये प्रीवियस। हाँ, और एक कौन सा, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जो 1973 वाला है ना क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, उसको ऑलरेडी एक बार अमेंड कर दिया गया प्रीवियसली। ओके, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है सिर्फ देखेंगे, बाकी सब मेंस का पार्ट है, तो हम लोग उतना नहीं देखेंगे जल्दी जल्दी में। चलो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे देखो 1 जुलाई 2024, मैंने पहले भी बोल दिया कि ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद करना, ठीक है। इंडियन पीनल कोड ड्राफ्ट किया गया था फर्स्ट लॉ कमीशन, जो कि किसने चेयर किया था, थॉमस बैबिंगटन मैकुले, नाम को आपको याद कर लेना है, 1834 में, ठीक है। मैकुले वाज द फर्स्ट लॉ कमीशन मेंबर और चेयर भी किया था ये। ओके, द कोड केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 1860, ठीक है, 1860 में फोर्स में आया। देखो यहाँ पे मैंने लिखा ना, क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड, क्या क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड, तो आईपीसी हैड 511 सेक्शंस इन 23 चैप्टर्स, ठीक है। नाउ बीएनएस हैज, जिसको भारतीय न्याय संहिता बोल रहे हैं हम लोग, उसमें क्या हो गया है, 20 चैप्टर्स हो गया है और 358 सेक्शंस हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि इट हैज़ रिड्यूस्ड और इट इज़ इंक्रीज्ड, तो क्या हमने देखा, ये रिड्यूस हो गया कितना, 511 23 चैप्टर से 358 20 चैप्टर्स पे, ठीक है। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस, इतना आप रट के आपसे बीपीएससी ये नहीं पूछेगी, एक्चुअली ये मेंस में क्वेश्चन पूछ दिया गया है इससे, ठीक है। भारतीय न्याय सुरक्षा अधिनियम, साक्ष्य, ये हाँ सॉरी, इससे नागरिक सुरक्षा संहिता से, BNSS। ओके, तो मेंस में पूछा जा सकता है, इसको एक बार क्विकली हम लोग देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ठीक है। ऐसे पूछा नहीं जाएगा, कोई लॉ का एग्जाम तो है नहीं, तो फिर भी देख लेते हैं, चलो कि फोमो ना रहे आपको। ओके, सेक्शन 48 बोलता है अवेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया, अगर बाहर से कोई इंडिया में ऑफेंस करने के लिए किसी को उकसाया जा रहा है, तो वो कौन सा, ये प्रोविज़न नया ऐड किया गया है और ये सेक्शन 48 के अंदर है, ठीक है। सेक्शन 69 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसआउटफुल मीन्स, ये भी है, ठीक है, गलत मीनिंग से। सेक्शन 95 क्या बोलता है, हायरिंग, एम्प्लॉइंग और इंगेजिंग ए चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। ओके, सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज क्राइम एंड सेक्शन 112 क्या है, पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम। ओके, सेक्शन 113 बोलता है टेररिस्ट एक्ट, इसको डिफाइन भी करता है और पनिशेबल भी बनाता है, ठीक है। आपको जो याद हो याद करना, नहीं तो छोड़ देना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाएगा आपसे। सेक्शन 152 एक्ट्स इंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इसको याद कर सकता है, तो आप याद कर सकते हो तो कर लेना आप। सेक्शन 226 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड कंपेल रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर, ठीक है, जो भी अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड करता है और कोई कंपेल कर रहा है उसको, तो उसके लिए भी प्रोविजंस इसमें बनाया गया। सेक्शन 304 इसमें स्नैचिंग, छीना, चोरी, झपटी। ओके, सेक्शन 343 क्लाउज 3 सब क्लाउज 3, इसमें अगर कोई फॉर्जरी सर्टिफिकेट बनाते हो, आप सील रखते हो, तो उसके लिए है। 358 ये रिपील करने के लिए बनाया गया है कि कोई भी प्रोविज़न वैसा हो तो उसको रिपील किया जाए।
ठीक है। ये सब अननेचुरल जो सेक्सुअल ऑफेंस है इसको डिलीट किया गया है। 106 सब क्लाउज थी काउजिंग डेथ बाई नेग्लिजेंस। देखो आपके लिए मैंने पढ़ दिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, आप याद नहीं करोगे इसको फिर। अच्छा चलो इसमें देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है, ये भी 1 जुलाई 2024 को लागू होगा, ठीक है। 1 अप्रैल 1974 में ये लागू हुआ था। 1973 में क्या इसको इनेक्ट किया गया, मतलब अमेंड किया गया था, लेकिन फोर्स में कब आया, 1 अप्रैल 1974 को, ओके। 531 सेक्शन है और 39 हाँ चैप्टर्स हो जाएंगे, ओके। और पहले कितना था, 484, देख रहे हो ना। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ओके। हाँ यहाँ पे दे दिया है रिड्यूस की जगह इंक्रीज, ओके। तो ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इंक्रीज हो जा रहा है, ये ध्यान में रखना आपको, ओके। चलो आगे देखते हैं। अब सेक्शन 86 क्या बोल रहा है, आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन, ओके। सेक्शन 105 रिकॉर्डिंग सर्चिंग एंड सीजर ऑफ द ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये याद रख लेना अगर रख सकते हो तो। ये सेक्शन नहीं याद करना है, बस रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च ऑफ सीजर थ्रू ऑडियो और वीडियो इलेक्ट्रिक मीन्स, ये स्टेटमेंट बनाकर शायद दे दे तो नहीं कर सकता है। सेक्शन 107 अटैचमेंट फॉर फीचर और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 172 पर्सन्स बाउंड टू कंफर्म टू लॉफुल डायरेक्शन। सेक्शन 3 जो 36 है, हाँ तो ये क्या है ना, पर्सन बाउंड टू कंफर्म लॉफुल डायरेक्शन ऑफ पुलिस। सो पुलिस के पावर को बेसिकली इंक्रीज किया जा रहा है और कुछ नहीं। एविडेंस ऑफ द पब्लिक सर्वेंट एक्सपर्ट्स पुलिस ऑफिसर इन सर्टेन केस, किसी केस में पुलिस पर्सन को एविडेंस देना पड़ सकता है कि हाँ हम पुलिस ऑफिसर हैं, क्या है आइडेंटिटी आपको बताना पड़ेगा। इंक्वायरी ट्रायल और जजमेंट इन द एब्सेंट ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, कोई बात नहीं। सेक्शन 398 विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। सेक्शन 35 क्लाउज 7 व्हेन पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। देखो मैं फॉर्म आपको ना हो इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, नहीं तो मैं पढ़ता भी नहीं, ठीक है। सेक्शन 530 ट्रायल एंड प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। सेक्शन 2 ऑडियो वीडियो जो भी है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है। और सेक्शन 2(1)(b) में जो है वो बेल का प्रोविज़न बताया गया, ठीक है। इसमें FIR के सेंस में बताया गया है कि रजिस्टर्स इन एनी पुलिस स्टेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया ऑफ ऑफेंस कमिटेड, मतलब कि आप किसी भी एरिया में ऑफेंस हुआ है ना, तो किसी भी पुलिस दूसरे एरिया के पुलिस जो है स्टेशन है ना, वहाँ पे भी आप जाके कंप्लेन कर सकते हो। इट कैन बी रजिस्टर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑल्सो। आप बताओगे कि बिहार में कौन सा ऐप के थ्रू FIR इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू रजिस्टर किया जाता है, ओके। चलो यहाँ तक के हमने देख लिया। एक बार क्विक हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम को देख लेते हैं। इसमें ना 170 सेक्शन है, यही इम्पॉर्टेंट है। और अर्लियर इंडियन एविडेंस एक्ट को, जो कि जिसमें 166 सेक्शन था, इसमें भी इंक्रीज हो गया, ओके। देख रहे हो ना, तो इसमें भी इंक्रीज हो जा रहा है, ओके। ये ध्यान रखना बस। इट अप्लाइज ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शियल बट नॉट टू एफिडेविट प्रेजेंट टू एनी कोर्ट और टू द ऑफिसर्स, ओके। नॉट टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिटर। देखो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स है ना, उसको सेक्शन 61 से ऐड किया गया कि इसको जो है ना एविडेंस के तौर पे लाया जा सकता है। देखो यही चीज़ बोला जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स एज एविडेंस एंडोइंग देम विद लीगल वैलिडिटी ऑन पार विद द ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट था बता दिया मैंने, और फोमो ना रहे इसके लिए हमने ये भी इसको भी पढ़ दिया, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं 24th SCO सबमिट। अब SCO है क्या, सबसे पहले हमको ये समझना होगा। तो SCO इज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें ट्रेड कॉपरेशन एंटी टेररिज्म इसी पे बात किया जाता है। तो देखो इसमें 24th मीटिंग ऑफ SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट जो है ना, वो अस्ताना में हुआ है 4 जुलाई 2024 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कजाकिस्तान। अब बताओगे हमको कि जो पाकिस्तान में हो रहा था वो फिर क्या था, जो पाकिस्तान में हो रहा था वो क्या था, तो मैं बता दे रहा हूँ। पाकिस्तान में जो हो रहा था वो हेड ऑफ गवर्नमेंट का समिट था, ओके। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, ओके। कहाँ से, ये 24th समिट ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स वेयर आवर PM नरेंद्र मोदी डिड नॉट पार्टिसिपेट, ओके। वाई नॉट पार्टिसिपेटेड, क्योंकि SCO का ना रिलेवेंस ना
आज के डेट में एससीओ का जो रेलेवेंस है वो इंडिया के कंटेक्स्ट में थोड़ा कम होते हुए दिख रहा है। इसीलिए हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर हमारे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जो है वो इसको पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब उसमें जाके वो भाग ले रहे हैं। और ये शिखर सम्मेलन था 24वां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि ये कब बना था। तो ये बना 1996 में एज ए शंघाई 5, ठीक है, शंघाई 5 के रूप में ये बना। इसमें रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, नॉट तुर्कमेनिस्तान, ओके, तुर्कमेनिस्तान नहीं है इसमें। वही एक सेंट्रल एशियन कंट्री है जो इसका पार्ट नहीं है। वाई? बिकॉज तुर्कमेनिस्तान इज अ प्रो वेस्ट, ओके। नाउ यू विल से कि जो कैस्पियन सी है उसके अराउंड कौन कौन सी कंट्री है, कैस्पियन सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्री है। तो आप लोग सोचो, तब तक मैं बता दे रहा हूँ, ओके। तो चलो हम लोग याद कर लेते हैं आज, ओके। और अच्छे से कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे ना, यहाँ पे कजाकिस्तान है, क्या है, कजाकिस्तान है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहीं पे ये तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे ईरान है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अज़रबैजान है, ठीक है, अज़रबैजान है। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है रसिया का टेरिटरी, ठीक है। तो कटियार, कटियार है ना बिहार में एक जगह। तो ये है क टी टस के से कजाकिस्तान, ठीक है, टी से तुर्कमेनिस्तान, ठीक, और आई से ईरान, ए से अज़रबैजान, आर से रसिया। तो देखो कैसे हमने मैप पे देखोगे ना तो और अच्छे से याद हो जाएगा। के से कजाकिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान, आई से ईरान, ए से अज़रबैजान, आर से रसिया। बोलो याद हुआ? कटी आर। तुम कोई और भी ट्रिक से याद कर सकते हो आप, जैसे तारीख से भी कितने लोग याद करते हैं, लेकिन कटियार से करोगे तो हमेशा दिमाग में रहेंगे। देखो जैसे कि बीपीएससी में ना पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था किससे, ये कि G20 से, कि कितना परसेंट ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, कितना परसेंट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। तो इसीलिए हमने आपके लिए ये लाया है। तो ये एससीओ जो है ना 30% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को होल्ड करता है और 28% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को। 30% ग्लोबल पॉपुलेशन, 28% ग्लोबल जीडीपी, ठीक है। हमने देखा शंघाई 5 की तरफ रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। 2001 में उज़्बेकिस्तान को शामिल किया जाता है, ठीक है, एज ए 6 मेंबर, ठीक है। इसका सेक्रेटरीट बीजिंग में है, ठीक है। और जो ग्रुप है उसको 2017 में इसको एक्सटेंड किया जाता है। इसमें इंडिया और पाकिस्तान, देखो अब इंडिया ना बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए, रसिया हैड इनवाइटेड इंडिया टू ज्वाइन एससीओ, ओके। लेकिन चाइना जो है सो इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को इनवाइट कर लेता है और पाकिस्तान उसको ज्वाइन कर लेता है। तो 2017 में, 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ज्वाइन करते हैं। 2013 में ईरान हुआ ज्वाइन, ठीक है, जब इंडिया का चेयरमैनशिप था ईरान ज्वाइन कर लिया 2023 में, ठीक है। और बेलारूस इज़ द 10th न्यूएस्ट मेंबर। तो अब बोलोगे देखो ये एक तरह का तो रीजनल कॉपरेशन है ना, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक रीजनल कॉपरेशन है और इसमें क्या है, बेलारूस, ईरान, ये सब शामिल हो रहे हैं, ठीक है। तो और हमने अभी बताया भी कि तुर्कमेनिस्तान इज़ द नॉट पार्ट ऑफ द एससीओ। ये याद करने के लिए मैंने बताया क्योंकि ये प्रो वेस्ट है। जब उसी के लिए, जैसे इसी के लिए जो तापी पाइपलाइन था, तापी में बताओगे कौन कौन सी कंट्रीज, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तापी पाइपलाइन, ओके। पहले इसको इट वाज प्रोजेक्टेड एज आईपीआई पाइपलाइन, ठीक है, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है। लेकिन तुर्कमेनिस्तान जो है वो वेस्ट प्रो है, तो यूएस के साथ उसका अच्छा रिलेशन है। वही एक सेंट्रल एशियन कंट्री है जो कि यूएस को सपोर्ट करता है, वेस्टर्न को सपोर्ट करता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ को। तो इसी के लिए तापी पाइपलाइन वाज पास थ्रू तुर्कमेनिस्तान। अब हम लोग एक बार क्विक देख लेते हैं कि हाँ, मैंने यहाँ पे करके रखा था कि बाई पाकिस्तान, तो इंडिया को ये काउंटर करने के लिए। और ठीक है, और देखो इसका एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें नहीं लिखा हुआ, वो रैड्स रीजनल एंटी टेररिस्ट और जो भी है। तो
ये है रेड्स। तो लेकिन इसका कुछ रिलेवेंस है नहीं, कुछ काम वाम करता नहीं है, बिना मतलब का है। इसी के लिए इंडिया थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाह रहा। ओके, तो न्यू मेंबर इज बेलारूस, 10th मेंबर बन गया। अस्ताना डिक्लेरेशन क्या क्या है? 25 स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑन एनर्जी सिक्योरिटी ट्रेड फाइनेंस नॉट इंपॉर्टेंट। ऐसे ही याद रहेगा, एनर्जी सिक्योरिटी ट्रेड फाइनेंस तो होगा ही होगा। ऑपरेशन प्रोग्राम देखो, कॉम्बैट टेररिज्म पे कुछ नहीं करता है लोग, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, एंटी ड्रग स्ट्रेटेजी, SCO डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी टिल 2035। इस मेंस पर्सपेक्टिव से ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि जो क्विंगडाओ सिटी ऑफ चाइना जो है ना, उसको SCO का टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ फॉर 2024-2025 डिक्लेयर किया गया। अब बताओगे इंडिया में कौन सा किया गया था? तो वाराणसी किया गया था। ओके, चलो आगे देखते हैं। ये रुद्रम मिसाइल है, ये रुद्रम फर्स्ट मिसाइल है, ठीक है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड किया है फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल। याद करने वाली बात यही है कि एंटी रेडिएशन। सेकंड क्या है कि ये DRDO ने डेवलप किया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज ये एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ठीक है। और ये जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INGPS पे काम करेगा, ठीक है। फाइनल अटैक के थ्रू पिन पॉइंट एक्यूरेसी होगा और एल्टीट्यूड रेंजिंग द 500 मीटर टू 15 किलोमीटर। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी 78 जो स्पीच था इंडिपेंडेंस डे का, उसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बोलते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो रिपीटेडली एड्रेस किया है इशू ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य नागरिक संहिता को, और ये भी बोले कि जो वैसा कानून जो देश को डिवाइड करता है रिलीजन के बेसिस पे और डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है, फॉस्टर करता है, हैव नो प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी, इसका कोई भी आज के आधुनिक समाज में कोई जगह नहीं है। देयरफॉर आई असर्ट दैट इट इज़ टाइम फॉर कंट्री टू डिमांड फॉर सेकुलर सिविल कोड। तो सेकुलर सिविल कोड का वर्ड का यूज़ करता है। ओके, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड्स क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो कॉमन सिविल कोड है, कॉमन लॉ फॉर एवरी सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और रेस, रिलीजन और कास्ट। ओके, रिलीजन एंड कास्ट UCC अप्लाई होता है ऑल रिलीजन कम्युनिटी को, मैटर्स रिलेटिंग टू मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। रट लोगे, मेंस में काम आएगा, प्री में तो आएगा नहीं, ठीक है। और क्या है, this has got constitutional mandate under Article 44 of the DPSP, और ये लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। हमने आपको पता होगा ना कि एक गांधीयन DPSP ये गांधीयन फिलोसफी पे बेस्ड है और एक सोशलिस्ट फिलोसफी पे बेस्ड है, ठीक है। तो दो हो गया, और एक तीसरा हमने बता दिया लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ठीक है। तो मेंस में लिखने में काम आएगा, ऐसे आप याद कर लोगे तो अच्छा ही, क्या ही हर जगह। देखो गोवा है ना, गोवा जो है फर्स्ट स्टेट है टू फॉलो द UCC फ्रॉम पोर्टुगीज सिविल कोड 1867 बट बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस एक देखो ये ना UCC ना कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। ओके, तो और इसमें ना एक 5 मेंबर का कमेटी बनाया गया फॉर्मल सुप्रीम कोर्ट रंजना प्रकाश देसाई, जिसको ड्राफ्ट करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर उत्तराखंड, और उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बना आफ्टर इंडिपेंडेंस की जो कि इसको अडॉप्ट किया है UCC को। ओके, शाह बानो केस 1985 का और सायरा बानो केस 2017 का, सुप्रीम कोर्ट इसमें फेवर किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड को। BN राव कमेटी जो रिकमेंड करती है, BN राव वाज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ओके, तो कोडिफाइड हिंदू लॉ, और BR अम्बेडकर भी बोलते हैं की ज़रूरत है। देखो हिंदू पर्सनल रहा है, हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, मैं इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, टर्म हिंदू इंक्लूडिंग सिक्स बुद्धिस्ट जैन। ओके, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 19, इसको कोई याद करने का कोई ज़रूरत नहीं, नोट ये सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत लॉ, ये सब आपको मेंस में लिखने में काम आएगा, फालतू में क्यों दे देते हैं, मतलब प्रीलिम्स के लिए मैगजीन बना रहे हैं, मेंस के लिए समझ नहीं आता, देख के डर जाएगा बच्चा। चलो वन नेशन वन इलेक्शन को एक बार क्विक देख लेते हैं। रामनाथ कोविंद का के चेयरमैनशिप में एक कमेटी मिला था जो कि रिपोर्ट जो देती है जो मिस मैडम प्रेसिडेंट को, द्रौपदी मुर्मू को, ठीक है। तो ये बहुत लंबा, बहुत ही लेंथी रिपोर्ट है, आई थिंक 18,000 पेज का होगा, ठीक है। तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या है कि
वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब कि हैविंग साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑफ स्टेट और लोकसभा, और उसके 100 दिन के बाद इस रिपोर्ट में बोला गया है, देखो ये चीज़ बोला जा रहा है, साइमल्टेनियस इलेक्शन टू द लोकसभा, स्टेट असेंबली, लोकल बॉडी, और 100 डेज के अंदर में ले लेना है आपको किसका इलेक्शन ले लेना है, करवा लेना है आपको लोकल बॉडीज़ का, ठीक है। और इसके लिए 324A विल बी इंट्रोड्यूस, ये याद रखने वाली बात ये है। और अगर हाउस जो है वो हंग या नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन बताओगे क्या होता है लोकसभा में या राज्यसभा में? नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी ओनली ब्राउट इन लोकसभा, ओके। तो फ्रेश इलेक्शन कैन बी हेल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ए न्यू लोकसभा, ठीक है। और लोकसभा विल फंक्शन ओनली फॉर रिमाइंडर पीरियड, ये दिमाग में रखना है कि ऐसा कुछ रिकमेंडेशन पूछ देगा कि ऐसा बोला था कि फुल टाइम के लिए करेगा क्या? नहीं। फ्रेश इलेक्शन आर हेल्ड फॉर स्टेट असेंबली, और न्यूली जो स्टेट ऐसे इलेक्टेड असेंबली होगा वो कब तक एग्जिस्टेंस में रहेगा? जब तक लोकसभा का फुल टर्म ना एक्सपायर हो जाए, ठीक है, अनलेस इट इज़ डिसॉल्व अर्लियर, ओके। और क्या है, इट इम्प्लीमेंट द आर्टिकल 83 172 83 में क्या है बताओगे? ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ओके। 82 में क्या है जल्दी बताओ? हाँ, 79 में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। 80 में क्या है बताओ? ठीक है, विच डील विद द टर्म हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली नीड टू बी अमेंडेड। द इलेक्शन कमीशन में प्रिपेयर यूनिफॉर्म वोटर लिस्ट और वोटर आइडेंटिटी कार्ड इन कंसल्टेशन विद स्टेट अथॉरिटीज, ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू बी पास्ड विद रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लोगे। 83 ये बोलता है, और 85 क्या बोलता है? डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, 85 में बोला जा रहा है, ठीक है। और बताओगे अभी 80 पहले पूछा था, 80 होगा कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 81 क्या होगा? कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ, 81 क्या होगा? कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। और 80 मैंने बता दिया कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, ओके। तो ये हमने देख लिया। आर्टिकल 172 ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट असेंबली याद कर लोगे, आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से। आर्टिकल 174 डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली। आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पता ही है। आर्टिकल 352 बताओ नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। 365 ये भी स्टेट इमरजेंसी से प्रोविजन है, ठीक है। और ये सेवरल प्रोविजंस टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इसका भी किया जाएगा। 178 और जो 255 जो लॉ कमीशन का रिपोर्ट है वो भी फेवर किया था इसको, और कुछ नहीं दिया गया है। अदर मेंबर देखो सुभाष कश्यप थे, एडवोकेट हरीश साल्वे थे, अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, एन के सिंह, संजय कोठारी, रंजन चौधरी, ये था। अच्छा, तुम मुझे बताओगे कमेंट में कि हाउ मेनी टाइम्स सेंसस हैज़ बीन डन, और कब कब हुआ, ठीक है। ये यूपीएससी का PYQs है। आर्टिकल 82 मैंने पूछा था, मैंने तो ऐसे बता ही दिया। 82 नहीं, 82 मैंने नहीं बताया, 82 तुम बताओगे, मैं बता दे रहा हूँ। ये जो है ना री एडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्री होगा, क्या होगा? री एडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्री आफ्टर ईच सेंसस, इसीलिए अगला क्वेश्चन वाज दैट, री एडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्रीज आफ्टर ईच सेंसस। ठेठ भाषा में बोले तो डिलिमिटेशन कमीशन। अब डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बोलोगे, बताओगे कि इसको कौन हेड करता है? रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और क्या इस पर जो डिलिमिटेशन कमीशन है उस पर कोई मतलब ये हो सकता है, उसका जो भी रिकमेंडेशन होगा या जो भी होगा उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और उसको चैलेंज किया जा सकता है? ये तुम मुझे बताओगे, ठीक है। इसका हाउ मेनी टाइम सेंसस हैज बीन डन, इसका कमेंट में बताओगे। और लेक्चर कैसा लगा ये बताओगे, आगे का लेक्चर चाहिए या नहीं चाहिए ये भी बताओगे हमें, ठीक है। और क्या मैं ये करवा दूँ हर आर्टिकल को, ऐसे 74 1 हो गया, 2 हो गया, 75 1 2 3 4 करवा दूँ? बीपीएससी पूछती है क्वेश्चन, ओके। और ये सब याद करवा दूंगा मैं। 21 10-10 मिनट का वीडियो ला के रटवा दूंगा सब। 21 1 ऐसे ये पूछी हुई क्वेश्चन ऐसे करके मैच ऑफ द फॉलोइंग में दिया हुआ था। आर्टिकल 22 सब क्लाउज 1 2 3 4 ऐसे ऐसे 10 आर्टिकल जो मोस्ट प्रोबेबली है उसको मैं करवा दूँ क्या? आप लोग बताओगे? नहीं बताओ, नहीं बोलोगे, नहीं करवाऊंगा। क्यों करवाऊंगा, मैं खुद कर लूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, मैं ले आऊँगा, ओके, चलो, थैंक यू।